क्लियरली समझा दूं कि आपने इसको परफॉर्म कैसे करना है। बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप बच्चे जो है ना वो रिक्वायरमेंट पढ़ा करें। क्या पढ़ा करें? रिक्वायरमेंट। लेकिन ओटीक्यू में मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं देखो ओटीक्यू क्या होता है बेटा, ये देखो ये केस होता है, दिस इज द केस स्टडी, और इससे रिलेटेड बेटा 1 2 3 4 5 जो है ना वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर कोई ओटीक्यू जैसे आप लोग कर रहे होंगे तो बेटा सबसे पहले आपका काम ये है पूरा का पूरा केस पढ़ ले। पूरा का पूरा बेटा क्या पढ़ ले आप? केस। एक दफा केस पढ़े, क्योंकि इस केस से रिलेटेड बेटा 5 सवाल आते हैं। तो बेटा ये सितंबर 2016 का पेपर है जिसमें 3 ओटीक्यूज आपको आती है बेटा, पता है? तो ये ओटीक्यूज अभी हम देखते हैं। और बेटा मैं एक मशवरा ये दूंगा कि इसके बाद मार्च जून 2019 की ओटीक्यूज जो है ना वो डाउनलोड करके उसको ट्राई जरूर कीजिएगा, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। तो बेटा शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्टेज के। ये देखो बेटा, द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और यू आर द ऑडिट सीनियर। बेटा यहां से लेकर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जरा गौर से लेकिन थोड़ा सा स्पीड में आप बच्चे इसको रीड करें। देखो बेटा केस में क्या चीजें चल रही हैं। स्टार्ट करें बेटा। चले बेटा, अब टाइम को कंसीडर करते हुए मैं खुद इसको रीड कर देता हूँ। यू आर ऑडिट सीनियर ऑफ वायोला एंड कंपनी एंड आर करेंटली कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ पॉपी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006। बेटा ईयर मत भूलिएगा, ठीक है? अब इसमें लिखा हुआ है मटीरियलिटी हैज बीन सेट 50,000 and you are carrying out the details substantive testing। अच्छा जी, substantive के ऊपर MCQs है, वेरी गुड। on the year end payables। अब बेटा पेएबल को आप जहन में रखिएगा। अब क्या है, पेएबल का मैटर है, सब्सटेंटिव है, तो बेटा आपके पास जो है ना वो पेएबल की चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि पेएबल लेजर होता है, ये वो जिस तरीके से मैंने आपको सब्सटेंटिव सिखाए थे, यू ऑल नो। आगे लिखा हुआ द ऑडिट मैनेजर emphasized that understatement of the trade payables is a significant audit risk। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, ऑडिट रिस्क क्या है बेटा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेबल इज अ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे कह रहा है बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट्स एज एट 30 जून 2006 by the company and corresponding payable ledger balances at the same date along with some commentary on noted difference। अब बेटा सप्लायर स्टेटमेंट क्या चीज होती है? मैंने आपको क्या पहले सिखाया था कि जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक आपको बताता है कितना पैसा है, कितना विड्रॉ किया है, इसी तरह बेटा सप्लायर आपको एक स्टेटमेंट भेजता है जिसमें ये बताया था आपने कितना खरीदा और कितने पेमेंट्स आपने जो है ना वो सेटल डाउन कर दिया, ऑल दैट स्टफ वगैरह वगैरह। तो अब तक तो केस हमारी ग्रिप में है। आगे क्या लिखा बेटा? स्टेटमेंट बैलेंस और पेबल लेजर बैलेंस। बेटा ये स्टेटमेंट बैलेंस है
बाय सप्लायर, स्टेटमेंट बैलेंस है बाय सप्लायर, और ये पेबल बैलेंस है मेंटेन्ड बाय क्लाइंट। ठीक है ना बेटा? तो ये आप जरा, मैं उसको जूम कर देता हूं बेटा, ये स्टेटमेंट बैलेंस है, सप्लायर की तरफ से स्टेटमेंट बैलेंस है। अच्छा जी, दो सप्लायर है बेटा, एक और दो। एक सप्लायर मांगता है 70,000 रुपए, लेकिन आपका पेबल क्या रहा है 50,000। अच्छा जी, दूसरा सप्लायर एक 75 मांगते हैं, लेकिन आपका पेबल क्या रहा है 105। यानी कि तुमने लोगों के पैसे नहीं देने ऐसी कुछ चीज लिखी। खैर एनीवेज, कार्नेशन कंपनी हमारा एक सप्लायर है, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन द बैलेंस इज ड्यू टू एन इनवॉइस विच इज अंडर डिस्प्यूट ड्यू टू द फॉल्टी गुड्स विच वर रिटर्न ऑन 29 जून 2006। अच्छा बेटा, ये इसको ना जरा समझ लेते हैं, मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। सप्लायर कह रहा है 70,000, हम कह रहे हैं नहीं 50,000, तो बेटा 20 का डिस्प्यूट आ रहा है। कितने का डिस्प्यूट आ रहा है बेटा? 20 का डिस्प्यूट है। अच्छा, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब ये डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। और बेटा इसकी रीजन क्या है? ड्यू टू एन इनवॉइस व्हिच इज अंडर डिस्प्यूट फॉल्टी गुड्स व्हिच वर रिटर्न। यानी कि हमारी जो क्लाइंट कंपनी वो कह रही है हमने 20,000 का माल वापस भिजवा दिया है, और सप्लायर कह रहा है नहीं। तो ये एक फर्क है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तेरे 50,000 ही देने, तो 20,000 रुपए का जो सामान है वो तो हम लोगों ने उसमें कम कर दिया। अच्छा खैर, दूसरा लिखा बेटा लिली कंपनी, सप्लायर मांग रहा है 175 175 and you are maintaining 105 as a payable. Okay, अब इसमें क्या स्टोरी है, इसकी स्टोरी भी पढ़ लेते हैं। The difference is due to the supplier statement showing an invoice for 70,000। 70,000 की एक इनवॉइस है, और बेटा आप देखिए 175 और 105 में डिफरेंस भी कितने का ही है, 70 का डिफरेंस है। बेटा डिफरेंस कितने का है? जब आप ओटीक्यू देख रहे हो तो कोई चीज नोटिस करने की जरूरत नहीं है, इसको गौर से बस जरा देखें। बेटा 70,000 का डिफरेंस आ रहा है, और क्या है, विच 28 जून 2006 which was not recorded in the financial statement until after the year end. The payable clerk has advised the audit team that the invoice was not received until July 2006। बेटा एक चीज आपको अगर याद हो या ना हो, बेटा ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून। ईयर एंड हो रहा है 30 जून, 30 जून हो रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यार हमें इनवॉइस ही नहीं मिली, डेटेड 28 जून की इनवॉइस थी। क्लर्क क्या कहना ये है, ऑडिट टीम दैट इनवॉइस वाज नॉट रिसीव्ड, मतलब इनवॉइस मिली उसको 2 जुलाई को थी। तो बेटा ये तो कट ऑफ मिस्टेक है, नहीं गुड्स तो आ गए थे, तो कट ऑफ मिस्टेक है। तो बेटा यहाँ पर कट ऑफ एरर नजर आ रहा है। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा सामान तो तुम्हें मिल गया, ये देखो 5 सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। सामान तुम्हें मिल गया है, सामान तुम्हें ईयर एंड से पहले मिल गया है, और इनवॉइस की डेट क्या थी? 28 जून। लेकिन इनवॉइस आते आते 2 जुलाई होगी, तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। और भाई रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्रूड पेबल नाम की कोई चीज होती है कि सामान ले लो और आप बिल ही रिकॉर्ड ना करो, जबरदस्त बेहतरीन, तो गलत बात है। अब जैसे मिसाल में हारिस शरीफ तुम्हारा सप्लायर, मैंने तुम्हें एक सामान भेजा, मैंने तुम्हें एक सामान भेजा, और उसमें क्या हुआ, बिल नहीं भेजा, और आज आखिरी तारीख है बैलेंस शीट की, तो अब आप बिल का वेट करोगे, आप मुझे कॉल करके पूछ लो कि भाई बिल कितना हुआ, नहीं तो अंदाजे से कोई पेबल तो रिकॉर्ड करोगे, अक्रूड पेबल। तो बेटा ये स्टोरी है। पहली स्टोरी क्या थी बेटा, सो सिंपल केस, लेकिन पढ़ने में टाइम लगा है। पहला 20,000 का फर्क है, और फर्क ये कि भाई फॉल्टी गुड्स रिटर्न कर दिए थे, और ये इनवॉइस थी, उसको इनवॉइस लेट मिली है, तो कट ऑफ एरर है, सामान तो मिल गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 1। बेटा अपनी पेज पे जल्दी से इसकी रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट को पढ़ें। बस 2 लाइनें तो थी। द ऑडिट मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू रिव्यू द फुल लिस्ट ऑफ पेएबल्स। बेटा मैं दोबारा से इसको रीड कर रहा हूं। द ऑडिट मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू रिव्यू द फुल लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स
and select balances on which supplier statement reconciliation will be performed. किस किस पे reconciliation perform करनी चाहिए? आखिर से पढ़ना शुरू करते हैं. Major supplier where statement agrees to the ledger. तो बेटा इसमें तो जरूरत ही नहीं है करने की, नो नीड. नो नीड क्यों? क्योंकि बेटा आपकी स्टेटमेंट और लेजर दोनों एग्रीड है पहले से, बैलेंस इज एग्रीड. तो बेटा इनकी रिकंसिलिएशन को हमने क्या करना है, इनका चार्ट डालना है जो ऑलरेडी टैली है. नंबर 1 में लिखा है सप्लायर विद मटेरियल बैलेंसेस एट ईयर एंड. मटेरियल बैलेंसेस यस, इसकी सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन विल बी परफॉर्म्ड. नंबर 2, सप्लायर विच हैव हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद पॉपी कंपनी, यस हाई वॉल्यूम. नंबर 3 में लिखा हुआ है मेजर सप्लायर विद नील बैलेंसेस. बेटा आप याद करो नील बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, जिनका लेजर नील है इसको भी करेंगे. बेटा चौथे को नहीं करेंगे, बाकी शुरू की 1 2 3 को करेंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा बी. अच्छा अब इसके पीछे जरा दोबारा से बेटा, लास्ट वाले को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्या लिखा है लास्ट में, सप्लायर्स वेयर स्टेटमेंट एग्रीज टू द लेजर. स्टेटमेंट किसकी है बेटा, सप्लायर की. सप्लायर की स्टेटमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट और क्लाइंट का लेजर ये पहले से एग्रीड है. मतलब वो भी 100 रुपए मांग रहा है, ये भी कह रहा है 100 रुपए, तो कोई फर्क ही नहीं. तो रिकंसिलिएशन कहां से होगी? रिकंसिलिएशन वहां होगी जहां पे मसले मसाइल आएंगे, यानी कि ये मैच कर रहा है, एग्री कर रहा है. तो इसमें बेटा कोई जरूरत नहीं, शुरू की 3 को करेंगे क्योंकि पहला मटेरियल बैलेंस है, दूसरा हाई वॉल्यूम है, तीसरा नील बैलेंस है. नील बैलेंस का मतलब होता है पेबल नील है. याद करो मैंने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी कभी ना कभी बताया था कि नील बैलेंसेस को ऑडिट जरूर करते हैं. खैर एनीवेज बेटा, कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट, इसका आंसर है बेटा बी. ठीक है, कॉपी इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये शीट आपको वैसे भी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. अब बेटा आते हैं नंबर 2. ट्रिक जरा देखें ना ओटीक्यूज में कैसे सॉल्व करना. नंबर 2 बेटा अपनी पेज पे फटाफट इसको रीड करो, 2 लाइनें तो हैं. Okay, which of the following audit procedure should be performed in relation to the balance with Lily to determine if payables is understated? रिस्क क्या है बेटा? रिस्क ये है कि पेबल बैलेंस अंडरस्टेटेड है या नहीं है. तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात बेटा डी तो नहीं होगा क्योंकि कंफर्मेशन थोड़ी भेजेंगे लिली कंपनी को, नहीं, आपके अपने रिकॉर्ड्स अंडरस्टेटेड है या नहीं. परचेज ऑर्डर भी नहीं भेजेंगे बेटा, और पोस्ट ईयर एंड कैश बुक भी नहीं भेजा जाएगा, वो तो पेमेंट को देखते हैं. बेटा इसका ऑप्शन होगा ए क्यों होगा जरा देखिए, इंस्पेक्ट द गुड्स रिसीव नोट टू डिटरमाइन व्हेन द गुड्स वर रिसीव्ड. व्हेन द गुड्स वर रिसीव्ड का मतलब ये है आपने डेट देखनी है, डेट देखनी है एंड चेक करना है वेदर इट इज recorded or not, whether it is recorded or not, गुड्स रिसीव्ड हुए या नहीं. बेटा क्योंकि एंट्री कब बनती है, एंट्री बनती है जब सामान रिसीव होता है, तो उसके लिए जीआरए नहीं देखोगे, डेट चेक करनी है बेटा आपने एंड चेक वेदर इट इज रिकॉर्डेड और नॉट एंड एंश्योर इट इज नॉट अंडरस्टेटेड. ठीक है, तो बेटा इसका मकसद क्या जरा चेक करना, मकसद ये है इफ पेबल बैलेंस इज अंडर स्टेटेड. तो ये मकसद है बेटा, कहीं पेबल बैलेंस आपका अंडर स्टेट तो नहीं है. इसका ताल्लुक है ही हमारे पेबल बैलेंस के साथ, क्योंकि सामान जब आएगा उसी दिन रिकॉर्ड होगा ना. पता चले सामान आया और तुमने रिकॉर्ड नहीं किया तो पेबल अंडर स्टेट है.
है ना। तो बेटा सेकंड वाला तो सब बच्चे बोलेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर पे एंट्री नहीं बनती है, एंट्री बनती है व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। बेटा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रेड कलर से कि एंट्री कब बनती है, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। एंट्री मतलब रिकॉर्ड, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। तो ये जो एंट्री है ना, यही चीज तो दरअसल अंडर स्टेटेड को शो कर रहा है। तो जब गुड रिसीव हुए या नहीं, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कि हमने ये चेक करेंगे कि किस तारीख को सामान आया था, और चेक कर लेंगे कि उसी तारीख को आपके पास अंडर स्टेटेड तो नहीं है कहीं। तो ये चीज है। और कंफर्मेशन बेटा ईयर एंड बैलेंस बताता है। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द थर्ड requirement. Which of the following, I am reading, which of the following audit procedures should be carried out to confirm the balance owing to Carnation Company? वही सेकंड कंपनी जो थी हमारी। चेक करें बेटा कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, कार्नेशन कंपनी में क्या हो रहा था बेटा, चेक कर लो बेटा। कार्नेशन कंपनी में ये था, सामान रिटर्न हो रहा था, फॉल्टी गुड्स बेटा रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो कौन सा प्रोसीजर आप लगाओगे कि बैलेंस ओइंग कंफर्म है या नहीं है। अब बेटा सबसे पहली बात ये कि सबसे पहली बात लास्ट से शुरू करो। इंस्पेक्ट द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक फॉर एविडेंस दैट अमाउंट हैज बीन सेटल्ड। बेटा ये तो नहीं होगा, जैसे ही मैंने बोला ये नहीं होगा, तो ये वाला भी पॉइंट कट गया, ये भी कट गया, जहां जहां 3 कट गया, बचा सी ऑप्शन में आंसर है। अब ये तो देखो मैंने आपको बताया था, एज ए स्टूडेंट बेटा समझने की कोशिश करते हैं। सी इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि पेमेंट हैज बीन सेटल। आप खुद सोचे बेटा, ये प्रोसीजर तो होगा ही नहीं, पेमेंट सेटल तो होगी नहीं भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज गुड्स हैड बीन रिटर्न, बिकॉज गुड्स वर रिटर्न। बेटा तुमने सामान रिटर्न किया है तो पेमेंट थोड़ी करोगे, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो इसी के साथ बेटा हमारे जहां जहां ऑप्शन में 3 था उसकी कटौती हो गई, ऑप्शन बी हमारा आंसर भी आ गया। अब 1 और 2 को जरा समझ लेते हैं क्या है। बेटा ये तरीकेकार है, एमटीक्यू की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, तो इस ट्रिक से चला करें। खैर एनीवेज बेटा, नंबर 1 में लिखा रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट नोट। बेटा ये बात तो आप जानते हैं कि फॉर द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न, बेटा डेबिट नोट क्या होता है ये जरा देखिएगा। डेबिट नोट भेजता है कस्टमर, कस्टमर सेंड टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, और फिर बदले में सप्लायर भेजता है क्रेडिट नोट। बदले में कौन भेजता है, सप्लायर सेंड द क्रेडिट नोट। तो बेटा गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, लिली वाले सॉरी ये कार्नेशन के केस में क्या हो रहा था, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो बेटा ये वाला तो आएगा नंबर 1। नंबर 2, इंस्पेक्ट द प्री ईयर एंड गुड्स रिटर्न नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम सेंड बैक टू द सप्लायर, ये भी आएगा। प्री ईयर एंड गुड्स रिटर्न, ये भी आएगा कि कौन कौन से सामान आपने भेज। तो बेटा 1 and 2 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रेडिट नोट शोज दैट सप्लायर ने एक्सेप्ट कर दिया। बेटा प्री ईयर एंड में आपने गुड्स भेजे थे डेबिट नोट के साथ, और पोस्ट ईयर एंड यानी कि ईयर एंड पे आपने रिटर्न भेजा था आखिरी हफ्ते में, तो सप्लायर भी तो चेक करेगा, बदले में आपको 1-2 दिन लगेंगे तो अगला साल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्री ईयर एंड और पोस्ट ईयर एंड की कहानी है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4,
बेटा अपनी पेज पे जल्दी से, यहाँ तक इसको जल्दी से रीड करें बेटा। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है द ऑडिट मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू रिव्यू द रिजल्ट्स ऑफ सम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अब बेटा देखो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या चीज होती है, आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं कि सैम्पलिंग में कोई ना कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैलकुलेशन यूज करते हैं, कुछ फॉर्मूला लगा के सैंपल साइज निकालते हैं। कैलकुलेशन यूज्ड फॉर सैम्पलिंग, और लिखा विच रिजल्टेड 20% ऑफ द पेबल बैलेंस बीइंग टेस्टेड, यानी कि पेबल का 20% बैलेंस आप टेस्ट करते हो। द टेस्टिंग रिजल्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज अ 45,000 एरर इन सैंपल, 20,000 which is due to the invoices not being जो भी है, and there is a one off error 25,000 which was made by temporary clerk। बेटा टोटल गलती कितने की हुई है, 45,000 की गलती हुई है। अगर मैं बेटा आपको ऊपर लेते हुए चलें तो एक चीज इन्होंने दी हुई है या नहीं दी हुई है, ये देखो बेटा, मटीरियलिटी था 50,000, ये इसने बता दिया है केस के शुरू में ही। ये केस का स्टार्ट है बेटा, मटीरियलिटी कितना है 50,000, ये देखो शुरू में ही लिखा हुआ है। तो ये केस मेरे जहन में होना चाहिए, इनके लिए मटीरियलिटी लेवल कितना बेटा 50,000। तो अब आते हैं बेटा, यहाँ पर है क्या, टोटल गलती कितने की है बेटा, 45,000 की टोटल गलती है। बट इन केस mentioned at start that materiality level is 50,000 और बेटा हमारी गलती कितनी है 45,000 की। तो अगर देखा जाए तो बेटा हमारी गलती इममटीरियल है, हमारी गलती क्या है, इममटीरियल, लेकिन करीब करीब है, करीब करीब है। अब बेटा अब एक बात जरा गौर से सुनना, व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स, व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स। बेटा पहले लिखा हुआ है द एरर इज इममटीरियल एंड नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड। बेटा ये कुछ हद तक सही है लेकिन गलत है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। बेटा पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये कि डिफरेंट सैंपल शुड बी सिलेक्टेड, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब अगर गलती नहीं मिल रही तो जानबूझ के सैंपल चेंज करेंगे कि गलती मिले या गलती ना मिले, ये तो बेटा नॉनसेंस ऑप्शन है। दूसरा लिखा है कॉपी कंपनी शुड बी आस्क्ड टू एडजस्ट द पेबल फिगर, नो। बेटा सेकंड जरा पढ़िएगा, सेकंड इसका आंसर करेक्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। The effect of control error should be projected across the whole population। अब ये क्या चीज होती है बेटा, आप याद करो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मैंने आपको बहुत पहले बताया था प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होती है। बेटा बेशक इममटीरियल है, हम नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड, वो सही अपनी जगह, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है, मैं इसकी बी की आपको बेटा एक रीजन बता रहा हूं। हम बोलेंगे अगर 20% सैंपल में 45,000 की गलती हो सकती है, अगर 20% सैंपल में 45,000 की गलती हो सकती है। बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, ये देखिएगा जरा रफ पेज पे, अगर 20% में 45,000 की गलती हो सकती है, तो आपने बोला यार 45,000 की गलती डिवाइडेड बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक अंदाजा, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में बोलेंगे ना, यार ये शख्स बदतमीज है, ये शख्स बदतमीज है, इसका खानदान भी बदतमीज होगा, तो तुमने एक की बुनियाद पे पूरे खानदान को जज कर लिया। तो बेटा इसका नतीजा आता है 2,25,000, इसका जवाब आता है। तो बेटा इसका मतलब पता है कि अगर 20% में 45,000 की गलती है, तो सोचो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी गलती हो सकती है। बेटा इसको बोला जाता है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। और ये बातें मैंने रेगुलर क्लासेस में बताई हुई है आइजा 450 के साथ। तो बेटा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक सैंपल में इतनी गलती है, तो सोचो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी गलती होंगी। तो बेटा यहां पर अब सिनेरियोस क्या बनते हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनना।
बेटा हो सकता है बहुत सारे बच्चे ए सोच रहे हो, वो गलत नहीं है, लेकिन कभी भी बेटा ए के सामने इस तरह की कोई चीज आए ना तो ये लाजमी किया जाता है, ऑडिटर ये सोचेगा क्योंकि बेटा ये करीब करीब है। आप ये भी तो देखें ना, 45-55 करीब करीब है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या आपको ये सोचना है, लाजमी सोचना है बेटा, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन है, आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि करीब करीब है। आप बोलोगे यार अगर 20% में इतनी गलती है तो पूरी की पूरी फाइनेंस में कितनी गलती हो सकती है। और अगर इन केस ये मटेरियल होता, एक मिसाल है, मिसाल है बेटा, मटेरियल होता तो हमारा जवाब होता सी, हम उसको बोलते बेटा ठीक कर। अभी आप मेरे से ठीक नहीं करवाओगे, लेकिन दिल में ये सोचोगे कि यार अगर यहाँ पे इतना मसला है तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना मसला होगा। बेटा अगर इन केस ये अमाउंट 45 नहीं होती, ये होती 50 से ज्यादा, 52 होती, तो ऑप्शन सी होता। फिर आप बोलोगे भाईजान ठीक करो। अभी आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि हारिस भाई इसको ठीक करो, गलत ही रहने दोगे, लेकिन कम से कम दिल में ये ख्याल लेकर आओगे कि यार अगर 20% में इतनी गलती है तो पूरे खानदान में कितनी गलती होगी, आई मीन पूरी मिस स्टेटमेंट, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी होगी। खैर एनीवेज बेटा, कमिंग टू द पॉइंट, बी इज द आंसर। तो ये आपको चीज पता लगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हर ये बेटा अपनी पेज पे जल्दी से इसको रीड करो। बेटा इसमें लिखा हुआ है टू हेल्प इंप्रूव द एफिशिएंसी Viola and company is considering introducing the use of cats for some audit. You have been asked to consider how cat could be used during the audit of Poppy company. कैसे बेटा कैट्स में आप क्या काम कर सकते हो? आगे क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग टेस्ट डेटा। अब बेटा टेस्ट डेटा जो टेक्निक है, आपको याद है ना बेटा, कैट्स में दो चीजें होती हैं, कैट्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है टेस्ट डेटा, बल्कि इसको मैं बेटा नीचे लिख देता हूँ। बेटा आपको याद होना चाहिए कि कैट्स में दो फैसिलिटीज होती हैं, एक होती है टेस्ट डेटा और एक होता है ऑडिट सॉफ्टवेयर। बेटा ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है यूज फॉर सब्सटेंटिव, और ये किस लिए यूज होता है बेटा? ये होता है यूज्ड फॉर टीओसी, यूज फॉर टीओसी। ठीक हो गया यहाँ पे? अब बेटा ये टेस्ट डेटा के हवाले से पूछ रहे हैं ना, तो टेस्ट डेटा का मतलब क्या है? टीओसी। तो बेटा अब आप ये चेक करें, अब आप ये चेक करें कि इसमें टीओसी कौन सा और वो चीजें कौन सी। बेटा नंबर 1 में लिखा हुआ है इनपुट अ सैंपल ऑफ सप्लायर बैलेंस ऑफ टेस्टिंग यूजिंग मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। बेटा ये तो सैंपलिंग है, ये सब्सटेंटिव में काम आता है। नंबर 2 रिकैलकुलेट, ओहो याद करो बेटा, रिकैलकुलेट हमारा कमांडो प्रोसीजर, रिकैलकुलेट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, ये भी सब्सटेंटिव है। नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड पेबल डेज टू यूज इन एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी सब्सटेंटिव है? तो चौथे में क्या है? इनपुट द डमी परचेज इन द सिस्टम, तो ये टीओसी है। तो बेटा टेस्ट डेटा के जरिए से हम ये काम कर सकते हैं डी, क्योंकि वो टीओसी है, बाकी तो सारे सब्सटेंटिव हैं। कितनी आसान एमसीक्यू है। तो बेटा ये देखिए इस तरह की एमसीक्यूज भी आपके पास आ जाती हैं, कुछ आसान है, कुछ में आपको जरा ज्यादा सोचना भी पड़ता है। अच्छा जी, अब बेटा आई एम कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, और बेटा वही सितंबर 2016 मैंने लिखा हुआ भी है ईयर। तो बेटा ये देखिए द फॉलोइंग केस रिलेट टू क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इसमें लिखा हुआ है यू आर एन ऑडिट मैनेजर एट ब्लैंकिन एंड कंपनी। बेटा ये सवाल आपको आपकी कैप्लन की किट में भी मिलेगा, बट आई एम सॉल्विंग इट थ्रू पास्ट पेपर, तो एक ही बात है।
अब बेटा यहां से लेकर आप बच्चे यहां तक केस सुकून से, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में इसको पढ़िएगा, अपनी पेस पे बेटा केस पढ़े क्या चल रहा है। मैं फिर आपको बेटा ये केस भी सॉल्व कर रहा हूँ स्पीड में। स्टार्ट करें बेटा रीडिंग। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, 1 मिनट रुके बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, इसमें आप देखो, इसमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग चल रही है ना, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हमेशा ये हिसाब किताब लगेगा। सिंपल आसान लैंग्वेज में कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग चल रही है, और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का उसूल है कि आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, दिस इज द थिंग। चलो खैर, एनीवेज नाउ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ बेटा रिज्यूम दिस केस, स्टार्ट रीडिंग, रिज्यूम दिस केस। चले बेटा, अब ये भी बेटा केस देखो बहुत जबरदस्त किस्म का है। इसमें आइजा 560 है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, और सब्सिक्वेंट इवेंट्स है बेटा इसमें, ठीक है। और बेटा इस सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको पता है बेटा वो रिव्यू स्टेज में है, जो कि आइजा 560 है, यानी कि IS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब बेटा देखिए इसमें क्या लिखा है, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन ब्लैंकेन एंड कंपनी एंड आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ द ऑडिट ऑफ सैमसंग कंपनी विच इज अ लार्ज रिटेलर। बेटा मैं जिस तरीके से स्लोली पढ़ रहा हूँ ना, लेकिन टाइम का थोड़ा ख्याल रखना, आपने पेपर में इतना स्लो नहीं होना। एनीवेज, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंटली शो अ प्रॉफिट, जो भी है, रेवेन्यू जो भी है। हाँ, ईयर एंड देखें 30 जून 2016,
ये तुम्हारा ईयर एंड है. यू हैव बीन इन्फॉर्म दैट फाइनेंस डायरेक्टर लेफ्ट. लॉस ऑफ अ की पर्सन इज अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम ऑन 31st May 2006. मई के बाद जून, ईयर एंड से एक महीना पहले वो बंदा जो है ना छोड़ के चला गया. अच्छा खैर, एनीवेज आगे जरा देखते बेटा आगे क्या चक्कर चल रहा है. एज पार्ट ऑफ द subsequent events, the audit procedure, you are reviewed the post year end board meetings and discovered that legal case of unfair dismissal has been brought against the company by the finance director. अच्छा 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 अच्छा, गोइंग कंसर्न का थ्रेट नहीं है, वो उसको निकाल दिया, उसने केस किया. During our discussion with the human resource director, you established that company received notice of the proposed claim on 10th July 2006. बेटा 30 जून 2000 हमारा ईयर एंड हो जाता है और 10 जुलाई को आपको नोटिस मिलता है. खैर एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है वो तो आप समझ ही गए होंगे. द HR डायरेक्टर told you that Samsung company's lawyer believed that finance director claim is likely to be successful and estimate that 1.5 lakh rupees is a maximum amount compensation. However, management does not intend to make any adjustment or disclosure in the financial statements. बेटा ना ये इसको एडजस्ट कर रहे हैं और ना ही नॉन एडजस्ट कर रहे हैं. डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? नॉन एडजस्ट करना. ये कहते हैं हमने ना एडजस्ट करना है ना नॉन एडजस्ट करना है, लेकिन बेटा आप लोग पढ़ते पढ़ते तो समझ गए कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है. खैर उसको हम देखते हैं सवालात के हिसाब से. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6. बस ठीक है बेटा, यहां से देखो. सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड विच डेट? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. यार कोई सवाल है करने का? सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर कब करते हैं? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट है, यही तो होता है. ये रहा बेटा ईयर एंड. ये क्या ईयर एंड? यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट, और ये है ऑडिट रिपोर्ट. इसी दरमियान तो IAS 10 होता है और इसी दरमियान बेटा सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं. यही तो होता है और क्या होता है? तो डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कितना आसान सवाल है. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. नंबर 7 लिखा हुआ है, ये बेटा जरा अपनी पेज पे पढ़े नंबर 7 को जल्दी से. अच्छा जी, इफ आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड. बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है तो आपको याद होना चाहिए बेटा ये पैसिव ड्यूटी है. पैसिव ड्यूटी है. अब पैसिव ड्यूटी क्या होती है बेटा, वो आपको लेक्चर में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं. तो बेटा पैसिव ड्यूटी अगर नहीं है तो बेटा इस लेक्चर के बाद अपने लेक्चर से देखिएगा जरूर. एंड इफ आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, फाइनेंशियल में इशू हो गई है यानी कि तीर कमान से निकल चुका है. becomes aware of the fact that which may have been caused it to be reported to amend, the firm should consider various possible actions. बेटा एक चीज होती है जिसको कहते हैं रीस्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी गई, अगर एक दफा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी गई तो उसके बाद अगर आपको ख्याल आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है तो बेटा सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट एक्शंस? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड एप्रोप्रिएट दोस्त विद गवर्नेंस. नंबर 2 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. बेटा ये नहीं होगा क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक्टिव ड्यूटी में लेते हैं. अच्छा जी, तो जैसे बेटा
जैसे ही बेटा आपके पास इसमें 2 कट गया, जैसे बेटा 2 का ऑप्शन आपके पास कट गया तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। तीसरे में लिखा है कंसीडर वेदर द फर्म शुड रिजाइन फ्रॉम द एंगेजमेंट। यार ये तो नॉनसेंस बात है, फर्म रिजाइन क्यों करेगी? रिजाइन जब करते हैं जब ऑडिटर पे दबाव डाला जाता है। नंबर 4, ये ऑडिटर को सबूत नहीं दे रहे। इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस दिस मैटर इन द फाइनेंस वेयर अप्रोप्रिएट। मैनेजमेंट से डिस्कशन करेंगे कि भाईजान हम क्या करना चाहिए, आप बताएं। तो बेटा ये पैसिव ड्यूटी आप लोगों के हैंडआउट में लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद अगर आपको जहन में आ रहा है कि यार हमने इस मामले को डील करना है, तो पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे भाई क्या करना चाहिए, फिर उनसे पूछोगे भाई आप क्या देखते हैं क्या करना चाहिए। बाकी दो तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अपने बेटा पेज पे जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़े। Which of the following audit procedures should be performed to form a conclusion as to whether the financial statements require amendment in relation to unfair dismissal claim? Number one, inspect the relevant correspondence with the lawyer. Yes, ये तो करना पड़ेगा। Number two, write to the finance director to confirm the claim and level of damages. No, ये तो नहीं करेंगे। राइट टू द फाइनेंस डायरेक्टर तो नहीं। क्लेम एंड लेवल ऑफ डैमेजेस, फाइनेंस डायरेक्टर से ये चीजें क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा फाइनेंस डायरेक्टर नहीं तो रिजाइन, इसी को तो निकाला है, ही वॉज डिसमिस्ड। तो उसको थोड़ी फोन करके पूछेंगे भाई कितने पैसे मांग रहे तू। अरे भाई आप इंटरनल ऑडिट कर, वो सॉरी इंटरनली एविडेंसेस जनरेट करोगे ना। ही वॉज डिसमिस्ड। अगर आप में से कोई बच्चा अगर नहीं, बेटा ये जरा देखो, डिसमिस किसको किया था? वो फाइनेंस डायरेक्टर को तो निकाला था, तो उसको थोड़ी मैसेज करके पूछेंगे भाई कितने पैसे मांग रहा है तू। उसको तो निकाल दिया, वो तो चला गया। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड कैश बुक फॉर एविडेंस ऑफ एनी पेमेंट्स मेड। यस, पोस्ट ईयर एंड में बेटा देखेंगे कितने कोई मुकमुका तो नहीं हुआ, और रिक्वेस्ट दैट मैनेजमेंट कंफर्म देयर व्यूज इन रिटर्न, ये तो लाजमी लेंगे। 1, 3, 4 बेटा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे मैंने आपको क्या बताया, बड़ा मसला होता है और एविडेंसेस को पक्का करने के लिए लिया जाता है, तो ये तो लाजमी लिया जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब ये देखो बेटा ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, आइजा 701 कैम, आइजा 701 कैम। बेटा ये ऑडिट रिपोर्ट में होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट में होता है। अच्छा बेटा ऑडिट रिपोर्ट में तो ये चीज होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कैम होती क्या चीज है? कैम में वो मामला डिस्क्लोज किए जाते हैं विच आर, कैम में बेटा वो वाले मामला लेते हैं जो कि अहम होते हैं, जो कि अहम होते हैं, और दो चार्ज विद गवर्नेंस आपने कम्युनिकेशन की होती है। तो बेटा ये इतना लंबा चौड़ा की जरूरत नहीं, यहाँ से बड़ा। अकॉर्डिंग टू आइजा 701, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन कैम पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट? सबसे डी में लिखा है ऑल मैटर्स, नहीं, ऑल मैटर्स नहीं। मैटर्स विच इज अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन, नहीं बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन जो है ना, वो तो आइजा 705 का मसला है, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर वगैरह। ए ऑप्शन होगा। क्यों? मैटर्स विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन। बेटा कैम क्या चीज होती है? कैम पैराग्राफ के अंदर, कैम पैराग्राफ जो कि ऑडिट रिपोर्ट का एक हिस्सा है, उसमें दोज मैटर्स आर डिस्क्लोज्ड which are significant, which are significant and
communicated with those charged with governance. With those charged with governance. तो बेटा सिग्निफिकेंट मैटर लिखते हैं, ऑल मैटर्स नहीं लिखते जितनी गुफ्तगू की है। तो बेटा अब ये आपके सामने देखो, ये मैंने ऑप्शंस क्यों काटे ये देख लो बेटा। ये ऑल मैटर्स की कहानी कह रहा था तो काट दिया। मॉडिफिकेशन तो आइजा 705 है तो बच्चा ए, और ए को भी पढ़ लो, मैटर्स विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन। तो बेटा ये वाले मामलात कैम में लिखे जाते हैं। कैम में वो वाले मामला लिखे जाते हैं विच आर नेसेसरी एंड सिग्निफिकेंट, वो वाले मामला हम लोग लिखते हैं बेटा कहाँ पे, कैम में। सो क्वेश्चन नंबर 10, अरे यार ये तो बहुत आसान सा है, जल्दी से बेटा अपनी पेज पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Which of the following audit opinion will be issued if the unfair dismissal case is not adjusted for or disclosure within the financial statements? अब बेटा एक काम करते हैं, उस ये तो जो भी ओपिनियन वगैरह बेटा बेटा ये तो मटीरियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब बेटा ये देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 6.5 मिलियन और 66 मिलियन का रेवेन्यू है, और 1.5 लाख रुपए का इनका केस था। 6.5 मिलियन बेटा क्लेम कितने का था, 1.5 लाख का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 150,000, और बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 6.5 मिलियन। 6.5 मिलियन 6.5 मिलियन है। तो बेटा अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कितनी बनती है, 6.5 मिलियन है। हाँ बेटा, ये बनना बेटा 2.3% ऑफ पीबीटी, 2.3% ऑफ पीबीटी इममटीरियल है। मटीरियलिटी शुरू कहां से होती है, 5% ऑफ पीबीटी से। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, दूसरे का भी निकाल लेते हैं। दूसरा है 66 मिलियन, 66 मिलियन। हाँ, और बेटा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू इज 66 मिलियन। तो बेटा ये रेवेन्यू का कितना परसेंट बनता है? अच्छा मटीरियलिटी तो शुरू कहां से होती है इसके लिए, मटीरियलिटी स्टार्ट्स 5% पीबीटी, ठीक है, और ये 66 मिलियन। तो बेटा क्लेम कितना था, 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख। तो बेटा ये जरा चेक करें कितना बनता है। ये तो पता नहीं, बहुत कम परसेंटेज बन रही है भाई। %0.002% ऑफ रेवेन्यू, ये भी इममटीरियल है। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, किसी एक से भी मटेरियल होगा ना तो मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे मटीरियलिटी शुरू कहां से होती है, मटीरियलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 0.5% से लेके, बल्कि तुम यही कह लो 0.5% ही कह लो, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बेटा ये इममटीरियल है ना, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। हाँ अगर मटेरियल होता तो क्वालिफाइड परवेसिव होता तो जानते हो है एडवर्स। तो दिस इज इममटीरियल एंड इममटीरियल अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन बिकॉज 1.5 लाख रुपए इज इममटीरियल। ठीक है बेटा,
तो देखो मैं एमसीक्यू आपको समझा के सॉल्व करा रहा हूँ, ये नहीं कि ऑप्शन ये है, तो आप ऑब्जर्व करें कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बेटा ऑडिटर की हैसियत से देखिए, वैसे तो ये अगर नॉन डिस्क्लोजर है, अगर ये बेटा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो वो तो अकाउंटिंग के एतबार से ऑडिटर बोलेगा इममटीरियल है, छोड़ भाई जाने दे, इममटीरियल है, कोई इममटीरियल गलती ऑडिटर माफ कर देता है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देगा ना फिर उसमें। चले जी, अब बेटा नेक्स्ट एक लास्ट केस है हमारे पास, वही बेटा सितंबर 2016 का केस है, वही सितंबर 2016 का बेटा पास पेपर मैंने ये पिक कर लिया था क्योंकि इन्होंने उस वक्त पब्लिश किया था, तो मैंने कहा मैं बच्चों को करवा दूं। अब बेटा ये जरा देखिएगा, द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 11 से 15। बेटा थोड़ा सा आपको इसमें और अपनी एफर्ट दिखानी है, ताकि बेटा मेरा एक मकसद पता है क्या है, मैंने ये वाला क्यों लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये चीज क्यों दे रहा हूँ ओटीक्यूज की ट्रिक, क्योंकि बेटा ये देखो पहला केस किस चीज का था, ये अजीब सा पेबल का कोई केस था, फिर क्या था IAS 10 का केस था अजीब सा, फिर उसके बाद ये एक और अजीब सा केस है, ये एथिक्स का है। और बेटा MTQ में एक आप एस्टिमेट लगाएं कि एक आपको शायद एथिक्स से आ जाए OTQ। चले बेटा बगैर किसी टाइम वेस्टेज के इसको भी हम लोग क्विकली निपटाते हैं। बेटा इसको जरा जल्दी से और सुकून से लेकिन जल्दी से इसको रीड करें बेटा, इस पूरे केस को रीड कीजिए। अच्छा बेटा आपने जितनी भी आपकी पेज थी उस पेज पे आपने पढ़ा, अगर नहीं पूरा पढ़ा तो बेटा इट इज ओके, मैं रीड कर रहा हूँ और फिर देखिए। साइकामोर एंड कंपनी इज द ऑडिटर ऑफ फिर कंपनी, मतलब ये फिर एक क्लाइंट कंपनी या लिस्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। द ऑडिट टीम कंप्राइजेज एन एंगेजमेंट partner, recently appointed audit manager, audit senior, and a number of audit assistants. मैं इसको दोबारा से रीड कर रहा हूँ। ऑडिट और ऑफ फिर कंपनी, ऑडिट टीम कंप्राइजेज एन एंगेजमेंट पार्टनर, रिसेंटली अपॉइंटेड ऑडिट मैनेजर, नया बंदा अपॉइंट किया है, ऑडिट सीनियर और नंबर ऑफ ऑडिट असिस्टेंट्स। आगे लिखा हुआ है द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर इज ओनली बीन अपॉइंटेड दिस ईयर due to the rotation of previous partner who had been involved in the audit for 7 years. अब बेटा एथिक्स वाले क्या कहते हैं, आपको याद होना चाहिए कि एक ऑडिटर 7 साल तक सर्व कर सकता है, उसके बाद पार्टनर जो है वो 2 साल तक रोटेटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली द ऑडिट सीनियर हैज एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटिंग अ कंपनी इन दिस स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। ये सीनियर जो है ना बस यही काम का बंदा है आपके पास। द प्रीवियस ऑडिट मैनेजर हु इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अ न्यू ऑडिट मैनेजर left the firm before the completion of the prior year and is now the finance director of Fir company.
अच्छा भाई, यानी कि मेरा दोस्त अब फाइनेंस डायरेक्टर में की पोजीशन पे चला गया तो बेटा फैमिलियरिटी थ्रेट होगा। अब आप सोचें, आप एक ऑडिट करने जा रहे हैं कंपनी का और आपका बचपन का दोस्त वहां पे है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको ऑडिट कर पाओगे? वो तो आपको हंसाएगा गुदगुदी करके। तो ये तो दैट विल बी द फेमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि इज अ क्लोज फ्रेंड। टर्मिनोलॉजी क्या यूज की गई है? क्लोज फ्रेंड, चलता फिरता दोस्त नहीं है, क्लोज फ्रेंड है, तो आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते, फेमिलियरिटी थ्रेट है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे, 7 साल के बाद नया पार्टनर रोटेट हो गया, ठीक है, लेकिन ऑडिट मैनेजर का पुराना मैनेजर दोस्त और वो वहां जाके फाइनेंस डायरेक्टर बन गया है। आगे बढ़े, फिर लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिर कंपनी हैज आस्क्ड इफ साइकामोर कैन अंडरटेक सम एडिशनल वर्क। सम एडिशनल वर्क बेटा इसको कहते हैं नॉन ऑडिट सर्विस। एंड हैव आस्क्ड इफ the following non-audit services can be provided. Number 1, maintenance of payroll records. Number 2, assistant with the selection of a new financial controller. यानी कि बेटा इसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये एचआर का काम है। खैर मैं ये नहीं लिख रहा फिलहाल, बाद में लिखूंगा। अच्छा, तीसरा काम क्या बोले, टैक्स सर्विस वेयर कंपनी वुड लाइज विद द टैक्स अथॉरिटीज। अब बेटा 3 काम आपके जिम्मे इन्होंने लगाने, ठीक है, वो तीनों कामों को क्या नाम देंगे बेटा, वो इसमें है तो मैं आपको उस वक्त समझाऊंगा। अब आते हैं बेटा, ये तीनों काम मैं बेटा दोबारा रीड करूंगा, ठीक हो गया? यहाँ पे अभी नहीं रीड कर रहा, दोबारा से रीड करूंगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आते हैं, साइकामोर हैज आइडेंटिफाइड that current year fees to be received represent 16% of the firm total fee income। बेटा आपको ये 15% वाला रूल याद है? 15% वाला रूल याद है? नहीं है तो वर्बली जरा सुन लें। वो रूल क्या है कि आपकी जो फीस है, टोटल फीस, वो 15% से 2 साल तक एक्सीड होगी तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आपको इन्फॉर्म करना है। एंड टोटल 15.5 in the prior year. The audit engagement partner has asked you to consider what can be done in relation to the self interest threat। बेटा ये 5 तरह के थ्रेट्स होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू वगैरह। अब जरा बेटा यहाँ आते हैं, केस आपके सामने 11, मतलब एमसीक्यू नंबर 11। इन रिलेशन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द करंट ऑडिट टीम, which of the following correctly identifies the fundamental principle which is at risk and provides an appropriate safeguard? करंट ऑडिट टीम, बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, करंट ऑडिट टीम में ये जो ऑडिट सीनियर है ना बेटा, यही एक एक्सपर्ट है, ओनली एक्सपर्ट, एंड रेस्ट आर न्यू, एंड रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स आर न्यू। तो बेटा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का इशू है। जब नए बंदे आते हैं ना, तो हो सकता है नए बंदे को इतना तजुर्बा वगैरह ना हो, नए बंदे को तजुर्बा वगैरह ना हो बेटा, और नए बंदे हैं बेटा, तो उनको ट्रेनिंग दो। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डी करेक्ट ऑप्शन क्यों है बेटा, ये देखो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का इशू है, प्रोवाइड इंडस्ट्री ट्रेनिंग फॉर द टीम मेंबर्स बिकॉज न्यू मेंबर्स में नॉट बी एक्सपर्ट। उसने क्या कहा था ऊपर के, एक ही बंदा एक्सपर्ट है, न्यू मेंबर्स बाकी सारे नए हैं, मे नॉट बी एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री ऑडिट। ठीक हो गया बेटा? तो इशू क्या है, एथिकल इशू क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का इशू है, और उनको आप इंडस्ट्री एवरेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नंबर 12 में क्या लिखा है बेटा, ये जरा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज थ्रेट विच कुड अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एट साइकम एंड रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट सेफगार्ड। बेटा ये तो सीधा सीधा फैमिलियरिटी थ्रेट है, क्योंकि आप उस जगह ऑडिट करने जा रहे हो जहां तुम्हारा दोस्त है, तो बेटा सेल्फ रिव्यू वाले पॉइंट तो कट जाएंगे। और बेटा फैमिलियरिटी थ्रेट है दोनों में, कह रहे फर्म शुड रिजाइन। ओ नहीं भाई,
वो बंदा हटाते हैं जिसकी वजह से थ्रेट है। अब जैसे एक मिसाल है, मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बचपन का दोस्त इरफान वहां पे मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, अहमद मेरा दोस्त वहां मौजूद है, अतीक मेरा दोस्त मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग उसको जानते नहीं हो, वो मेरे बचपन के दोस्त है, तो आप बोलोगे हारिस भाई आप दूर हो जाए, आप किसी और कंपनी में ऑडिट पे जाएं, आपकी जगह कोई और आएगा। तो फैमिलियरिटी थ्रेट एंड अ डिफरेंट ऑडिट मैनेजर शुड बी अपॉइंटेड। सही है। अच्छा जी बेटा, ये नंबर 13 कौन सा सेल्फ रिव्यू है, सेल्फ इंटरेस्ट और एडवोकेसी है, ये तुम्हें बताना है। अब बेटा मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो बेटा, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ पेरोल वर्क, पेरोल रिकॉर्ड्स, नंबर 1 में लिखा है रूटीन मेंटेनेंस ऑफ पेरोल रिकॉर्ड्स। बेटा इसका ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब आप सोचो, सोचने की बात है, जरा ध्यान से सुनना, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम भी करोगे एंड ऑडिट भी करोगे, यानी कि पेरोल का काम भी, ये तो वही बात हो गई, F8 का पेपर भी दो और चेक भी खुद करो। तो बेटा ये है सेल्फ रिव्यू। कौन सा? सेल्फ रिव्यू। आगे देखें, असिस्टेंस विद द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूडिंग द चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस। बेटा ये HR वर्क है और ये तुम्हारा एक एडिशनल बेनिफिट है। ये क्या है? एडिशनल बेनिफिट है। कोई फाइनेंस, नो FS वर्क, नो FS वर्क, बेटा ये सेल्फ इंटरेस्ट में जाएगा। कहा जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट में। और तीसरा देखो क्या लिखा है, टैक्स सर्विसेज को बातचीत करनी है आपने। तो बेटा क्लाइंट कंपनी को किसी के फड्डे में किसी की टांग अड़ाना, किसी के फड्डे में किसी के क्लैश में किसी का साथ देना एडवोकेसी थ्रेट है। यानी मेरा और किसी और का झगड़ा हो गया, आप मुझे सपोर्ट करने आ गए, तो बेटा ये तो एडवोकेसी थ्रेट है, एडवोकेसी थ्रेट है। पहला सेल्फ रिव्यू, दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, तीसरा एडवोकेसी। और ये बात आपको कहाँ मिल रही है? पहला सेल्फ रिव्यू, दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, तीसरा ये है बेटा C में। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब होता है किसी की साइड लेना। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, सपोर्टिंग द क्लाइंट इन एनी केस। और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब जाती मुफाद आता है, और सेल्फ रिव्यू मतलब काम खुद करो और चेक भी खुद करो। तो बेटा C इज द करेक्ट ऑप्शन। ना बेटा दो और MCQs आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14, अपनी पेज पे पहले इसको रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड्स वुड नॉट, बस आगे आप खुद पढ़ें। चले जी, in which of the following safeguard would not be relevant in mitigating the threat identified in relation to the fees। बेटा इसके बारे में मैं एक काम करता हूँ, आगे एक छोटी सी चीज बेटा लिख ही देता हूँ कि अगर जो आपकी फीस होती है ना बेटा, if fees continues to exceed 15% of total firm income, बेटा ये फीस का जो मसला है ना, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, ज्यादा पैसे लेना। तो सेफगार्ड ACC ने क्या बताया था कि अगर आपकी फीस एक्सीड हो गई 15% ऑफ द फर्म टोटल इनकम, देन दिस मैटर should be discussed with those charged with governance। those charged with गवर्नेंस, उनसे बेटा आपने लाजमी डिस्कस करना है। और बेटा एक चीज ये होती है, आपको अगर याद है या नहीं है, मैं फिर भी बेटा बता देता हूँ। फर्म के अंदर बेटा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेकंड पार्टनर रिव्यू। क्या कहते हैं बेटा? सेकंड पार्टनर रिव्यू। सेकंड पार्टनर रिव्यू का मतलब होता है कि ऑडिट करने के बाद दूसरा पार्टनर उसको रिव्यू करेगा। ठीक है। अच्छा बेटा ये
एक मिनट, जरा ऊपर वाले पॉइंट में बेटा एक चीज, इफ कंटिन्यू टू एक्सीड 15%, इसको बेटा एक मिनट जरा रुकिएगा। ये जो बेटा इसमें है ना चीजें सबर करें, 15% फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। बेटा मैं इसको एक काम करता हूँ, एक दफा मैंने ये जो पूरा चक्कर है ना, ये फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के साथ है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि अगर मुसलसल 2 साल एक्सीड होती रहे ना तो ये चक्कर आता है। एक दो दफा इंक्रीज हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फर्म में होता है बेटा सेकंड पार्टनर रिव्यू। क्या होता है बेटा? सेकंड पार्टनर रिव्यू। अच्छा, सेकंड पार्टनर रिव्यू का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर का काम दूसरा पार्टनर चेक कर लेता है। दिस इज एज पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एज पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फर्म, ठीक है। अब बेटा इसमें सेकंड पार्टनर जो रिव्यू है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं हॉट रिव्यू, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कोल्ड रिव्यू। ये ऑडिट टर्मिनोलॉजीज में से है, ठीक है। अब बेटा हॉट और कोल्ड, अच्छा हॉट और कोल्ड में क्या चीजें होती हैं? हॉट रिव्यू का मतलब होता है कि बिफोर ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, और कोल्ड रिव्यू का मतलब होता है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। सही है। और इसको बेटा प्री इश्यूएंस रिपोर्ट भी कहते हैं, प्री इश्यूएंस रिव्यू भी कहते हैं, और इसको कहते हैं बेटा पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू, पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू। ठीक है बेटा, आपके रेगुलर रजिस्टर्स में भी लिखें, और अगर कोई लिखना चाह रहे तो मैं सजेशन दूंगा कि ना लिखें, सिर्फ ये शीट तो आप तक पहुंच जाएगी, इसमें ध्यान देना है। अब बेटा यहाँ पर आ रहा हूं मैं, और इस केस पे आते हैं बेटा, जरा चेक कीजिएगा नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। नंबर 14 में लिखा हुआ है कि कौन सा सेफगार्ड नहीं होगा, कौन सा सेफगार्ड नहीं होगा। बेटा नंबर 1 में लिखा है डिस्क्लोजर टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिप्रेजेंट मोर देन, ये तो होगा, यस ये तो होगा। नंबर 2 प्री इश्यूएंस रिव्यू टू बी कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल अकाउंटेंट, यस ये भी होगा, यानी कि ये कोल्ड रिव्यू हॉट रिव्यू की बात कर रहा है, ये तो होगा। कह रहा है कौन सा नहीं होगा? तीसरे में लिखा हुआ है यूज ऑफ सेपरेट टीम टू प्रोवाइड द ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज, और लास्ट में लिखा है द पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू टू बी कंडक्टेड, बेटा ये भी होगा। ये आपके पास कोल्ड रिव्यू है एक तरह से। अब आप बोलेंगे कि सर डिफरेंट टीम तो होती है, लेकिन भाई डिफरेंट टीम होती है जहां पे नॉन ऑडिट सर्विस हो, या ताल्लुक आ रहा है फीस के साथ। जो डिफरेंट टीम आप यूज करते हो ना, वो होता है फैमिलियरिटी थ्रेड के साथ, सेल्फ इंटरेस्ट, ये तो फीस का इशू है, तो फीस कम कर लो, तो वही ऑडिट टीम करेगी जाके, तो ये नहीं होगा। बाकी तो सारे होंगे, फीस के मसले ना। जाहिर सी बात है, फीस को क्या जरूरत है सेकंड पार्टनर की? आप वो पैसे ज्यादा है तो पैसे कम कर लो, खत्म हो गई कहानी। तो बेटा दिस इज नॉट द रेलिवेंट, ठीक है, सी। एंड द वेरी लास्ट वन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, just read at your own pace. During the course of the audit of FIR company,
A suspicious cash transfer has been identified. The audit team has reported this to the relevant firm representative as a potential money laundering transaction. Which of the following statement is true regarding the confidentiality of this information? बेटा इसको अपनी पेज पे जरा देखें, आपको क्या समझ में आता है. अच्छा बेटा, इसमें नंबर ए में लिखा है डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन कैन ओनली बी डिस्क्लोज विद द परमिशन ऑफ फिर कंपनी. नो बेटा, ये मनी लॉन्ड्रिंग है. हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. इफ देर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग, दिस ओवरराइड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. बेटा आपको याद होना चाहिए कि एक चीज बताई थी कि जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेनेंस. लेकिन बेटा इन सम सर्कमस्टेंसेस या इन सम सिचुएशंस auditor has to breach confidentiality principle. यानी कि अब आपने क्लाइंट से पूछना नहीं है कि हारिस भाई मैं आपकी शिकायत लगा दूं किसी और को. बेटा कॉन्फिडेंस ब्रीच कर रहे हैं. कब ब्रीच करेंगे? याद करो बेटा, बताया था जब कभी मनी लॉन्ड्रिंग होगी. यानी कि मैं हारिस हनीफ ब्लैक पैसा व्हाइट पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ. अब आप मेरे से पूछोगे नहीं हारिस भाई आप इलीगल काम कर रहे हैं, मैं बता दूं जाके भाई ये लीगल रिक्वायरमेंट आपको डिस्क्लोज करना है? नंबर टू एक था वो कोई टेररिज्म वर्क, ड्रग्स वगैरह बेचते हो आप. वैसे तो सर हारिस आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, अंदर आप ड्रग्स बेच रहे हो, तो इस किस्म का कोई काम होगा. बेटा आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करनी है और आपने डिस्क्लोज करने हैं मामला. डिस्क्लोज इफ लीगल रिक्वायरमेंट मतलब डिस्क्लोज करना है टू द अथॉरिटीज, यूं कह लो टू द अथॉरिटीज. डिस्क्लोज करोगे बेटा टू द अथॉरिटीज. मनी लॉन्ड्रिंग का काम है, टेररिस्ट का काम है? कोई ट्रीजन है. ट्रीजन का मतलब ये कि कोई कंट्री के साथ गद्दारी वाले मामलात हो रहे हैं. तो बेटा ये सारे मामलात जो है ना, आपने इन मामलात में किसी का लिहाज नहीं करना. आपने बेटा ये मामला बेधड़क होके जो है ना वो आपने डिस्क्लोजर करने. अब आप बोलोगे सर किसको डिस्क्लोजर करें? तो भाई रेलिवेंट अथॉरिटीज को डिस्क्लोजर करोगे. और किसको करोगे? जैसे अगर कोई टैक्स चोरी कर रहे हैं तो जाके जैसे पाकिस्तान में क्या नाम है उसका FBI, तो FBI को जाके बता दो, है ना. कोई ट्रीजन वाले मामला है तो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को जाकर के आप बता दें. कोई मनी लॉन्ड्रिंग है तो बेटा इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट करने के कई सारे वो चीज़ें. ट्रीजन का मतलब होता है कोई कहीं ऐसा काम तो नहीं करे कि आप कंपनी की आड़ में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है. एक मिसाल है गद्दारी, उसको कहते हैं ट्रीजन को. तो डिस्क्लोज टू द अथॉरिटीज. बेटा एक अच्छा लफ्ज ये होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्क्लोज टू द relevant authorities. Disclose to the relevant authorities. मतलब ऐसा नहीं कि आप म्यूनिसिपल ऑफिस को जाके बताएंगे, उनका काम सफाई सुथराई है भाई. रेलिवेंट अथॉरिटीज का बेटा मैं लफ्ज यूज कर दिया यहाँ पे. तो बेटा इन सूरत हाल में आप लोगों को डिस्क्लोज करना लाजमी है. ये नहीं कि आप किसी का वेट करें. सही है. तो ये चीज है. अच्छा इसमें मनी वो भी आती है, ब्रीचेस ऑफ लॉ भी आता है. सॉरी, ब्रीचेस ऑफ लॉज भी आते हैं. खैर एनीवेज बेटा कमिंग टू द पॉइंट, इन सारे मामलात में आपको डिस्क्लोजर करना लाजमी है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ.
बेटा आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बेटा अब आप लोग इसको अच्छे से अपनी तैयारी रखें एंड आई विश यू पीपल गुड लक फॉर द एग्जाम्स। अच्छा, अब बेटा मेरी बात ये सुने सारे स्टूडेंट्स, देखें एक बात तो मैं आपको बेटा ये बता दूं कि एथिक्स में, एथिक्स की एक एमटीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बेटा एमटीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो बेटा आप सब बच्चे वाकिफ हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। 3 एमटीक्यूज आएंगी 10-10 नंबर की इस तरह की। एक 30 नंबर का सवाल आएगा, उसमें नॉलेज बेस्ड भी है और बाकी 2 20-20 के सवाल आते हैं। तो 30-30 60 और 20-20 ये तो आपको पता है। बेटा आपने एक एमटीक्यू एक्सपेक्ट करनी है एथिक्स से, बाकी कहीं से भी आ सकती है। और बेटा नॉलेज बेस के हवाले से ये कि जो जो आपको जैसे रेगुलर क्लासेस में था ना, जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और वो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें, वो आपके पास चीज है। नॉलेज बेस में कुछ आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बेस 10 से 12 नंबर तक का आएगा या 12 से 15 नंबर, बाकी सारे केस स्टडीज। और बेटा मेन केसेस कौन कौन से होते हैं? ऑडिट रिस्क के, सब्सटेंटिव के और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छी खासी उसकी प्रैक्टिस की हुई है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर हम शुरू कहाँ से करें? बेटा शुरू वहां से करो जहां से आपको आता है। एक एमटीक्यू नहीं आ रही, छोड़ दें, आगे बढ़े, ठीक है, दूसरे सवाल पे आ जाए। लेकिन वो अपनी टाइपिंग स्पीड को बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फास्ट रखना है, ठीक है। सो दैट वाज माय मैसेज टू यू पीपल एंड आई विश यू पीपल गुड लक फॉर द एग्जाम्स। अच्छा जी, बेटा आप देखिए क्रैश में जितना पॉसिबल था हमने, मैं समझता हूँ बेटा मैक्सिमम हद तक हम लोगों ने क्रैश में किया है। और जितना तक बेटा टाइम 5 दिन का आपको कहा था, फिर मैंने 6 दिन किए। जितना हद तक बेटा मुमकिन था मैंने इसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाने की कोशिश की है। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोग इसको अच्छे से ये करें। और दूसरी बात ये कि जो मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल मैसेजेस किए थे उसको आप जरा चेक कर लीजिएगा, वो आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। और हो सकता है वो अभी मिल जाए थोड़ी देर में, मैं आपको अभी भेज दूँ ताकि आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे उसको करें। बाकी बेटा आपका जो चीज़ें थी वो चीज़ थी। मैं आप लोगों को दिल से बेटा वो करता हूँ, आई विश यू पीपल गुड लक, दिल से दुआएं इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास हो जाए, आमीन, ठीक है। ये चीज़ थी, ठीक है। तो बेटा दैट वाज द जर्नी ऑफ आवर क्रैश। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।